उगते हुए सूरज को तो अर्घ्य सब लोग देते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। हाँ, मगर डूबते हुए सूरज को प्रणाम करना, अर्घ्य देना, ये पूरे विश्व में अगर कहीं होता है तो हमारे भारत के बिहार में होता है। हाँ, हाँ। कांच ही बांस के बहांगिया, बहांगी लचकत जाए, बहांगी लचकत जाए, केलवा जे फरेला घबद से, ओह पर सुगा मेरा डाय। मतलब मेरा जो पूरा जर्नी रहा है वो म्यूजिकल रहा है। फाइनली बात यही है। बहुत अच्छा। आपको सिंगर ही बनना था, वो लिखा हुआ था। हाँ हाँ। ऐसा ही कि जो अगले जन्म मोहे, बिटिया ही की जो। उन गाने को व्यूज मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्व स्तर पे लोगों ने भोजपुरी को एक अलग ही नाम दे दिया है, नेगेटिव। तो के नहीं खे पता तू का कैला, तू का कैला, हमरा जिए के जरिया तू बन गईला, हो बन गईला। हेलो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम 1 to 1 विद प्रेरणा में। थैंक यू प्रेरणा जी। सभी दर्शक गणों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। थैंक कैसे यू। हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपकी जर्नी काफ़ी लंबी और काफ़ी खूबसूरत रही है। आपने भोजपुरी में इतने सारे सॉन्ग गाए हैं, प्लस अभी हाल फिलहाल में आपने बॉलीवुड में भी एंट्री ली है, एंड आपका म्यूज़िक एल्बम इतना हिट हुआ है, छठ से लेके इतने सारे जो गाने हैं, सोहर वगैरह। तो आपकी जो यहाँ तक की जर्नी रही, तो क्या आपने बचपन में सोच रखा था कि आपको सिंगर बनना है, या फिर उस बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप सिंगिंग के फील्ड में आई और क्या कोइंसिडेंट रहा? देखिए, जब बचपना होता है तो बचपना यूं ही बचपना नहीं कहा गया है। बचपन में मतलब क्षणिक विचार होता है। कभी इंसान डॉक्टर बन जाता है, कभी तुरंत नर्स बन जाता है, कभी मतलब तुरंत चेंज होता है फोकस। तो बचपन में मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। उसके बाद हम 9 भाई बहन थे। फिर मुझे ऐसा लगता था कि डॉक्टर बनूंगी तो बहुत खर्चा आएगा, बहुत ये होगा, तो चलो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। तो फिर मैंने, जैसे कि मेरे पूरी फैमिली में सब लोग डिफेंस में है। चारों मामा मेरे आर्मी में है, और फिर उसके बाद मेरी बहनें 2 आर्मी में हैं और 2 जिला पुलिस में है, झारखंड में ही। तो मैं भी मतलब पुलिस के लिए तैयारी कर रही थी, बहाली वगैरह दिया करती थी। पर आपको तो पता ही है कि झारखंड के जो मतलब जितने भी वैकेंसीज हैं मोस्टली वो रद्द हो जाते हैं। वैकेंसी ही कैंसिल हो जाती है। तो मैंने ऐसे 2-4 मतलब नौकरी निकाल के वो वैकेंसी रद्द हो गई। तो मेरा मतलब प्लेबैक सिंगर बनना मतलब तय था, इसलिए मेरा वो नौकरी नहीं लग रहा था। जबकि मैं वो सारे एग्जाम्स में पास रहती थी, फिर भी ऐसा हो गया। ये चलिए अच्छा ही हुआ। कहीं अगर कुछ नहीं होता है तो कहीं कुछ अच्छा होने के लिए, कहीं कुछ ज्यादा अच्छा होने के लिए कुछ नहीं हो पाता है, ये मैं बिलीव करती हूँ। तो उसमें नहीं हुआ मेरा, पर मेरा इसमें प्लेबैक सिंगिंग में मुझे आने का मतलब लिखा हुआ था, तो मेरा यहाँ हो गया। और मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए, मतलब 2002-03 से मैं ऑडिशन दे रही थी, 2002-03 से। तो मैंने काफ़ी बड़े चैनल्स के लिए भी ऑडिशन दिए। उसके बाद जब मैं सुर संग्राम में आई, तो सुर संग्राम के साथ मैंने और 2 बड़े चैनल्स के लिए दिए थे ऑडिशन। पर उसमें मेरा टॉप 4 तक हुआ था, और टॉप 4 तक हुआ था। उसके बाद सुर संग्राम में मेरा ऑडिशन राउंड मैंने क्लियर किया, फिर मेगा ऑडिशन राउंड क्लियर किया। उसके बाद टॉप 25
टॉप 12, देन टॉप 10। मतलब ये लाखों की भीड़ होती है और इस लाखों की भीड़ में आप टॉप 10 में सेलेक्ट होकर आते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ये जर्नी बहुत आसान नहीं है जितना आसान लोग समझते हैं। हाँ। एल्बम में आना आसान है कि आप कुछ पैसे लगाते हैं, गाना गाते हैं, म्यूजिक बनवाते हैं, लिरिसिस्ट आपके लिए गाने लिखते हैं, म्यूजिक देते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक देते हैं, और फिर वो आप किसी बड़े चैनल के माध्यम से या छोटे चैनल के माध्यम से ही आप अपने गाने को रिलीज करते हैं, और ये आपका लक होता है कि वो गाना हिट कर जाता है। मगर रियलिटी शो में आने के लिए आपको बहुत तैयारी की जरूरत है, बहुत तैयारी की जरूरत है। इसमें आपके सुर, आपकी पकड़, आप संगीत को कैसे आप अपने जीवन में आपके आचरण में उतारे हैं, वो सब मतलब छोटी छोटी बातें बिल्कुल ध्यान देने योग्य है। तो रियलिटी शोज में रियलिटी शो जो है बहुत टफ है। हाँ, क्योंकि आप अगर सिंगल अगर अपना खुद का म्यूजिक एल्बम रिलीज कर रहे हो तो वो आप पे डिपेंड करता है या जो आपकी टीम है बस। बट अगर आप कहीं पे जाके परफॉर्म कर रहे हो, जजेस हैं वहाँ पे, उनके अंडर में आप काम कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं। रियलिटी शोज में क्या है ना, उसमें आपको फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज आपको सब क्लियर करना होता है, और सभी में अलग अलग जजेस होते हैं, सेम जजेस नहीं होते हैं। सब में जो जज होते हैं बिल्कुल चेंज होते हैं। और फिर आप टॉप 200 में जाते हैं या टॉप 100 में जाते हैं, ऐसा होता है। राइट, मेन जजेस के सामने ऐसा है। तो सुर संग्राम से मुझे याद आया कि सुर संग्राम में आपने गाना गाया था जिसपे मालिनी अवस्थी जी जो थी वो एकदम रो गई थी, और मैंने तो सुना, तो मैं कल ही सुन रही थी मैं, तो मेरे गूज़बम्स आ गए थे। तो मैंने बोला कि मैं अगर मैम से मिलूंगी तो इस बारे में तो मैम से पूछूंगी और मैम को बोलूंगी कि मैम अगर एक लाइन उस गाने का गुनगुना दे तो दिन बन जाए हमारा। वो एक्चुअली वो एपिसोड था जिसमें कि सभी के माँ को इनवाइट किया गया था, जितने भी पार्टिसिपेंट थे सभी की माताएं आई हुई थी। मेरी माँ भी तब आई थी उस एपिसोड में, और मेरी माँ तब थी, उनका अब तो माँ नहीं है दुनिया में, तो उनका स्वर्गवास हो चुका है, पर तब माँ थी। तो माँ उस एपिसोड में आई थी और बहुत सुंदर सा माँ ने एक देवी पचरा गाया था मालिनी जी के कहने पर। बहुत अच्छा, आज भी मैं उस वीडियो को जब देखती हूँ बहुत अच्छा लगता है। माँ भी सिंगिंग करती है? हाँ, माँ मेरी बहुत अच्छा लोकगीत गाती थी। मतलब घर के जो आपके जो सोहर होते हैं, फिर घर में शादी ब्याह गाली ये सब जो होते हैं, गाली वगैरह, ये सब मेरी माँ बहुत मतलब उम्दा गाती थी। और माँ मेरी बहुत अच्छा ढोलक बजाती थी। तो जब तक किसी शादी में मेरी माँ को मतलब न्योता एकदम स्पेशली बार बार लोग आकर नहीं देते थे कि आप आइए, हाँ आप चलिए, मेरे मामा लोग आते थे, सब लोग, मौसी लोग आती थी कि मतलब आपके बगैर अधूरा है, ऐसा था। तो मतलब वो शादी ही अधूरी रहती थी क्योंकि माँ को, हाँ, जिसमें माँ नहीं जाती थी, ऐसा था। तो वो एपिसोड में मैंने गाया था माँ वाले एपिसोड में, अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो, अब जो किए हो दाता ऐसा ही की जो, अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो, अब जो किए हो दाता ऐसा ही की जो, अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो, अब जो किए हो दाता ऐसा ही की जो। बहुत खूबसूरत। मैंने तो सुना है, मैं तो कल ही सुन रही थी, मैं तो एकदम गूज़बम्स आ गए थे, इतना खूबसूरत गाते हो आप।
तो या अच्छा, जैसे कि आप तो क्लासिकल सिंगर भी हैं, आप आपके सुर ताल का आपने बताया जैसे कि आपकी मम्मी भी ऑलरेडी इस फील्ड में थी। एक्चुअली मेरे पिताजी फिल्मी गाने बहुत अच्छा गाते थे। मुझे अच्छा। जो आवाज मिली है वो मेरे माँ पिता के से अच्छा, विरासत में जी। मिली है। तो मेरे पिताजी बहुत अच्छा फिल्मी गाते थे, बहुत अच्छा। वो मेल फीमेल दोनों आवाज में गाते थे। लता जी की आवाज बहुत अच्छी निकालते थे मेरे पिताजी। अब तो वो भी नहीं है, माँ भी नहीं है। तो मुझे बचपन में अच्छे से याद है कि मैं और मेरे पिताजी बहुत अच्छे से गाते थे। एक प्यार का नगमा है, डुएट, हाँ। डुएट सॉन्ग, हाँ। और वो आप सुने होंगे, भगवान, बैजू बावरा फिल्म से है। हाँ, सुना गाना तो सुना हाँ जी। ए दुनिया के रखवाले, सुन हाँ। दर्द भरे मेरे नाले। हाँ। ये सॉन्ग मेरे पिताजी इतना अच्छा गाते थे कि जब मैंने इस सॉन्ग को ओरिजिनल वॉइस में जब सुना तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं मतलब ये ओरिजिनल जो सुन रही हूँ ये थोड़ा फीका है, मेरे पिताजी ही ज्यादा अच्छा गाते हैं। मतलब इतने वो दर्द से गाते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरे पिताजी, मेरे घर का जो माहौल था वो बिल्कुल संगीतमय माहौल। हाँ, दीदी भी गाती थी, मेरी सारी बहनें, हम भाई, मेरे भाई, माँ, पिताजी, मतलब हम लोग गाते, खाते, सोते, पीते, मतलब हर समय संगीत। हाँ, संगीत का ही माहौल था। गुनगुनाते रहना, गुनगुनाते रहना। और हम लोग ऐसा था जरूर वीकेंड्स में, सैटरडे संडे हम लोगों का ऐसा था कि हम लोग पूरे परिवार एक जगह फर्स्ट रूम में हम लोग बैठते थे और हम लोग अंताक्षरी खेलते थे। अच्छा। अंताक्षरी या फिर वो जो वर्ड्स होते हैं, हाँ, गाने के जो वर्ड्स सॉन्ग होते हैं वो खेलते थे, या कलर सॉन्ग, रंग देकर, है ना। तो ऐसा था, बहुत अच्छा माहौल था मेरे घर का। तो आपने जो संगीत की ट्रेनिंग ली थी वो झारखंड से ही लेना स्टार्ट कर दिया था आपने? हाँ, मेरी स्कूलिंग हुई बांग्ला स्कूल में, एसएस डोंडा गर्ल्स हाई स्कूल। और मेरे जो गुरुजन हुए, सुमिता दी, लवली दी, सीमा दी, फिर कॉलेज में डॉक्टर श्रद्धा श्रीवास्तव मैम, विकास सर, गोपाल सर, ये लोग मतलब मेरे लाइफ को संगीतमय बनाने का जो सफर, अगर टेक्निकली थोड़ा स्ट्रांग, हाँ, जो टेक्निकली जो मैं स्ट्रांग हुई क्लासिकल से, तो वो मेरे गुरुजन के ही मतलब योगदान से। वो बहुत अच्छे गुरु थे और ऐसे गुरु मुझे लगता है कि सबको मिलने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा भगवान मुझे मतलब हर पग पे अपने गुरुओं का साथ मुझे मिला है, वैसा ही सबको मिलना चाहिए। मेरे गुरु बहुत अच्छे थे। मेरे जितने गुरु, चाहे गुरु माँ हो, चाहे मेरे गुरु जी हो, या फिर मेरा पारिवारिक माहौल हो, क्योंकि पहले गुरु ही आपके घर वाले थे और हाँ, जो इतने स्ट्रांग और उस चीज से तो मैटर करता है। तो ये चीज बहुत अच्छा था मेरे, मतलब मेरा जो पूरा जर्नी रहा है वो म्यूजिकल रहा है। फाइनली बात यही है, बहुत अच्छा। आपको सिंगर ही बनना था, वो लिखा हुआ था। अभी हाल ही में आपका एक सॉन्ग आया जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इसकी सबसे खासियत ये है कि पूरी मूवी में कोई गाना नहीं है, एक गाना है सिंगल, हाँ, और वो भी आपका गाया हुआ गाना है। इस फिल्म की हीरोइन है क्रिस्टल डिसोजा, हीरो है रितेश देशमुख, फरदीन खान, और इसमें जो माँ की भूमिका में है वो है शीबा चड्ढा जी। और मतलब ये जितने लोग हैं अपने आप में बहुत उम्दा एक्ट्रेस हैं। ये पूरी फिल्म सनसनीखेज है कि अब क्या होगा, बहुत सस्पेंस है। आप लोग जरूर देखिएगा। और इस पूरे फिल्म में सस्पेंस वाली बात एक ये भी है कि पूरे फिल्म में एक ही गाना है जो कि डुएट सॉन्ग है, वो मेरे और मैंने गाया है। और अमजद, नदीम भैया, आमिर भैया, ये पूरी इनकी टीम ने मिलकर गाया हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दे एक लाइन या। और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं अमजद, नदीम, आमिर भैया, और बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं और उनके संगीत निर्देशन में ही ये गाना है। वह नाम पियादा ले दिया, वह नाम पियादा ले दिया,
ਲੈ ਦਿਆ ਹੋ ਕਮਲੀ ਨਾਮ ਪਿਆ ਦਾ ਲੈ ਦਿਆ 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 ਕਮਲੀ ਨਾਮ ਪਿਆ ਦਾ ਲੈ ਦਿਆ ਹੋ ਕਮਲੀ ਨਾਮ ਪਿਆ ਦਾ ਲੈ दिया। मैम जैसा अभी जो इंडस्ट्री के अंदर जैसे गाने आ रहे हैं, चाहे हाँ। भोजपुरी हो चाहे बॉलीवुड हो, क्योंकि आपने तो हर जगह गाने गाए हैं हाँ। कहीं ना कहीं, तो पहले क्या होता था कि पहले के गाने और पहले के लिरिक्स हाँ बहुत ही अलग होते थे। जैसे पहले के गाने अभी भी लोगों की जुबान पे हैं। हाँ हम लोग जो पुराने गाने गाते हैं वो अभी भी गाते हैं। जैसे आपने अपने फादर के बारे में जो बताया मुझे कि वो जो सॉन्ग गाते थे, एक प्यार का नगमा है और दूसरा वन, तो वो हमें अभी भी याद है, हम सबके जुबान पे। बट अभी जो गाने आ रहे हैं रिसेंट वन में, ये चढ़ते हैं जुबान पे और 1-2 महीने बाद उतर जाते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि वैसे लिरिक्स राइटर नहीं है या फिर वैसे म्यूजिक कंपोजर की कमी है अभी, या फिर क्या है, या फिर जो भी हो रहा है ये सही है? कहीं ना कहीं बदलाव तो प्रकृति का नियम है, तो ठीक है। देखिए ये मेरा ऐसा मानना है कि वो भी दौर अपने आप में बहुत अच्छा था और ये भी दौर अपने आप में बहुत अच्छा है। सिर्फ बात यह है कि पहले जो म्यूजिक थे वो इतने टेक्निकल नहीं थे, इतने मशीनी नहीं हुआ करते थे। तब लाइव अगर तबला बज रहा है तो तबला भी लाइव है, फ्लूट है तो लाइव है, संतूर है तो लाइव है, मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट लाइव हुआ करते थे। प्लस सिंगर्स भी लाइव गा रहे होते थे जी। और एक एक गाने के लिए महीनों भर मतलब उसके रियाज हुआ करते थे। अब मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो गाने रिकॉर्ड करते हैं ये गाने ट्रैक पे ट्रैक सेशन रिकॉर्डेड ऑलरेडी होता है, हम लोग बाद में उसको गाते हैं। अच्छा। तब हुआ करता था कि लाइव म्यूजिक बज रहा है, लाइव लोग गा रहे हैं। अब है कि म्यूजिक मशीन से बनते हैं, लाइव हुआ तो हुआ, क्योंकि लाइव के खर्चे बहुत हैं। उस खर्च से बचने के लिए लोग अब सेशन वाले म्यूजिक सेशन होने लगे, ट्रैक बनने लगे सारे मशीन से, है ना। और फिर बाद में हम लोग जाके उसे डब करते हैं। तो देखिए मेरा ये पर्सनल थॉट है ऐसा कि अगर आप किसी जीवित चीज से आप रियाज करके आप उससे काम ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा आप तक पहुंच रही है जी। पर ये मशीन है, मशीन में तो आत्मा होती नहीं है जी। इसीलिए मतलब वो क्षणिक गाने होते हैं, कुछ महीनों के लिए चलते हैं, ट्रेंड पे रहते हैं, है ना, व्यूज आते हैं, मिलियंस पे व्यू आते हैं, पर वो 2-3 महीने बाद ही वो गाना पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाता है। तो शायद मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि मशीन होने की वजह से शायद अगर ये लाइव हुआ होता शायद तो पहले की तरह ऐसा फील होता। ये बड़ा ही अलग और खूबसूरत आंसर है, मतलब क्योंकि मैं खुद इस चीज को जानना चाह रही थी कि ऐसा क्या रीजन है। तो कहीं ना कहीं आपने जो बोला ना कि कनेक्शन वाला ही चीज हो सकती है, ये बहुत डीप और वो बात है, लेकिन मे बी दिस इज द रीजन। अब जैसे अगर अगर मैं फर्स्ट कॉपी से बात करूं जी, आप ओरिजिनल हैं, तो आप कहीं ना कहीं बिल्कुल जीवंत बातें कर रही हैं। अगर मैं आपसे कॉपियर से बात करूं तो इतना जीवंत बात नहीं होगा, फिर वो रटी रटाई सी बात होगी, वो चीज नहीं आएगा, वो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, ये आई कांटेक्ट जो हो रहा है ये नहीं हो पाएगा। ये मेरी सोच है। जैसे अभी एआई का भी इतना जमाना आ गया, तो जो राइटर्स है वो बेचारे परेशान हो गए। तो अगर एआई कितना भी लिखेगा और कितनी भी चीजें करेगा तो वो इमोशन जो एज ए ह्यूमन बीइंग पोर्ट्रे कर सकते हो या एज एन आर्टिस्ट, वो एआई नहीं कर सकता, चाहे कितना भी टेक्निकल आगे चला जाए। तो एक इमोशन और कनेक्शन वाली बात है। अच्छा मैं आपको टोकना जी हाँ बोलिए ना। क्या होता है, हम लोग जब भी रिकॉर्ड करते हैं वो हम लोग जस्ट सेम डे हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसमें कोई रियाज नहीं होता है, कोई प्रैक्टिस नहीं होता है, जस्ट हम लोग स्टूडियो जाते हैं जी। स्टूडियो में हमें लिरिक्स मिलता है, उसके बाद हम लोग जो है 10 मिनट गाने सुनने के लिए लेते हैं, गाने को सुनने के बाद उसके बाद तुरंत टेप हो जाता है। जबकि पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले के जमाने में होता था ये कि महीनों उन गानों का रियाज होता था, प्रैक्टिस होती थी, तब वो गाना वो लाइव सेशन रिकॉर्ड होता था, जो कि अब नहीं होता है।
मेरे हिसाब से अब भी अगर वैसा वो दौर आ जाए फिर से, तो फिर से मुझे लगता है कि गाने दिल में धंसने लगेंगे। हाँ नहीं, ये भी एक सही हाँ। पॉइंट ऐड किया आपने। अब मैं कुछ पूछना चाह रही थी अभी, आई थिंक मैं भूल गई। क्या, हाँ याद आया कि तो जो टेक्निकल चीज़ें ऐड हुई हैं या ट्रैक वाला जो पार्ट है जैसे पहले के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं इजी हुआ है इंडस्ट्री के अंदर काम करना एक तरह से, या फिर वो डिफिकल्ट हुआ है एज एन आर्टिस्ट? आपको क्या लगता है? देखिए एज एन आर्टिस्ट ये मेरे हिसाब से डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको सेम टाइम में, सेम डे सेम टाइम में आपको लिरिक्स मिल रहे हैं, आपको तुरंत गाना सुनना है, अभी आप उसको आत्मसाज कर भी नहीं पाते हैं और आपको वो टेक देना पड़ता है ना। अगर आप वही कम से कम बिफोर 1 वीक अगर उस गाने को अगर आप सुने, आपको पता चलेगा हर एक दिन, हर एक पल आपको लगेगा नहीं यहाँ मैं ये एक खटका दे सकती हूँ, यहाँ एक मुर्की दे सकती हूँ, यहाँ एक मीड़ ले सकती थी, यहाँ ये मैं और अच्छा इनपुट दे सकती थी, है ना, वो चीज होगा। तो ये डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं गाना जब रिकॉर्ड करके आती हूँ तो घर आने के बाद मुझे लगता है कि मैं इसमें और कुछ अच्छा कर सकती थी। राइट। ये मुझे ये हमेशा से लगता है। मैम जैसे कि अभी छठ पूजा आने वाला है ना, तो मैं खुद बिहार से हूँ, आप भी झारखंड से हैं, तो उस साइड और उस साइड क्या, अभी तो हर जगह मुझे लगता है छठ का बहुत क्रेज हो गया पहले के अकॉर्डिंग, क्योंकि छठ महापर्व है। ऐसा घर में हमारे होली दिवाली को लेके उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है हमारे साइड में जितना कि छठ पूजा को लेके होता है। मतलब अगर मैं घर नहीं जा रही हूँ और चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो जैसे ही कहीं भी छठ का गाना बजा या किसी ने एक छोटा सा कोई तार छेड़ दिया छठ का, तो पूरा ऐसा लगता है कि एक जो इमोशन होता है ना छठ से जो जुड़ा हुआ है, वो एक पर्व नहीं है और वो फेस्टिवल नहीं है, वो कनेक्शन और एक इमोशन है। छठ का मतलब छठ के बारे में बात कर रही है तो मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। तो छठ अपने आप में बहुत ही वो है। तो मेरा ये था कि एक तब छठ वहाँ से बिलोंग करती है जहाँ पे छठ काफ़ी पहले से मनाया जाता है। सो मैं ये कह रही थी कि छठ पूजा जो है वो हमारे लिए एक इमोशन है। सही बात है। एक मतलब वो सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है। तो आप भी उसी जगह से बिलोंग करती हैं जहाँ पे काफ़ी टाइम से छठ पूजा वहीं से सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ है, बिहार झारखंड से, और आप छठ व्रती भी हैं, आप खुद छठ भी करती हैं। तो मैं तो इतनी एक्साइटेड थी कि मैम से मिलूंगी तो छठ पूजा के बारे में तो मुझे बात करनी ही करनी है, क्योंकि अभी छठ पूजा आने वाला है। मेरे साथ ऐसा है कि छठ पूजा हमारे यहाँ कुंवारी कन्या भी करती है। अच्छा। तो मेरी माँ जब कुंवारी थी तो उनके आँख में चेचक हो गया था, पूरे वैसे बॉडी में हुआ था पर आँख की पुतली में भी हो गया था। तो माँ उस वक्त से छठ पूजा स्टार्ट की कि मतलब आँख की रोशनी जा सकती थी उस वजह से। तो आँखों की रोशनी को बचाने के लिए माँ छठ पूजा स्टार्ट की करना 14 साल की उम्र से, जब हमारी माँ 14 साल की उम्र की थी। उसके बाद जब माँ की शादी हो गई, हम लोग सब हो गए, तब फिर हम लोग जितनी बहनें हैं हम लोग भी मतलब जब कुंवारे थे तब से हम लोग छठ पूजा कर रहे हैं। तो माँ जिस ट्रेडिशन को मतलब माँ के स्टार्ट किया, माँ ने स्टार्ट किया, फिर हम लोग कंटिन्यू किए। तो आज के डेट में ऐसा है कि मेरे तो छठ पूजा वाले डेट में ही मेरे शोज होते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि आज जैसे कि कद्दू भात होता है, नहान खान होता है जिसे कहते हैं, तो नहान खान होता है। तो मान लीजिए मैं पटना में हूँ तो पटना में हो गया, खड़ना में अगर मैं दिल्ली में हूँ तो खड़ना दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में अगर संझिया अरग में हूँ तो संझिया अरग मेरा मुंबई में हो रहा है, और बिहनिया अरग के लिए फिर मैं मतलब जहाँ रहूँ वहाँ करती हूँ। लेकिन आप कंटिन्यू करते हो? बिल्कुल, मेरा ट्रैवलिंग के दौरान ही मैं छठ पूजा व्रती रहती हूँ। और जिस घाट पे भी मतलब व्रती जब अपने डाला लेके जो खड़े रहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करके उनके डाला से ही मतलब मैं अर्घ दे देती हूँ। तो ये मेरा जर्नी है छठ पूजा का जर्नी जो है यही है मेरा। छठ पूजा के बारे में सर कहते हैं कि मतलब मुझे उतना पर्सनली नहीं पता, जितना सुना है पढ़ा है उतना, कि जो बच्चों की जब छठी पूजते हैं तो वो छठी इसीलिए उसका नाम पड़ा है क्योंकि जो छठी माता है वो ब्रह्मा जी की बेटी है।
हाँ, और कहीं ना कहीं इंसान का जो नसीब होता है या उसका जो भाग्य का जो जो भी भाग्य विधाता वो ब्रह्म देव है। हाँ, तो छठी माता के थ्रू ही वो सारी चीजें वो होती हैं। तो इसलिए छठी पूजते हैं बच्चे की, और वो छठी माता क्योंकि और छठी माता जो है वो शिव जी की बहू है, जो कार्तिकी जी हैं, वो हाँ, उनकी हाँ, वाइफ है। हाँ। तो ये मुझे हाल फिलहाल पता चला है कि छठी पूजते हैं, ये पता था कि छठी पूजते हैं, बट वो नेम से वो उसका क्या रिलेशन है ये मुझे हाल फिलहाल पता चला है कि अच्छा छठी पूजते हैं, मतलब छठी माता ही भाग्य की, हाँ, बच्चों हाँ। के लिए। इसीलिए माएँ जो हमारे साइड में स्पेशली बच्चों के लिए या फिर कैसी ऐसी वो के लिए छठ पूजा करते ही करते हैं या पूजा करते हैं। तो वो मुझे अभी हाल फिलहाल पता चला, मैंने बोली ये तो बहुत अलग कहानी है। तो अगर आप छठ पूजा के बारे में, छठ का कोई भी गीत अगर गुनगुना दे, एक लाइन एक अंतरा। जी जी बिल्कुल। हाँ सुनी छठी मैया जी देई दी अनवा, अरज करे मनवा, पुराई दी सपनवा हो। सुनी छठी मैया जी देई दी धयनवा, अरज करे मनवा, पुराई दी सपन वानु हो। बरती बांझनिया के देई दी लालनवा, अरज करे मनवा, पुराई दी सपन वानु हो। सुनी छठी मैया जी देई दी ध्यानवा, अरज करे मनवा, पुराई दी सपन वानु हो। अच्छा, छठ पूजा के मतलब सीता जी ने आई थिंक, क्योंकि वो सीतामढ़ी ही सीता जी के नाम पे पड़ा है, तो ऐसा बोलते हैं कि सीता जी ने छठ किया था उस टाइम पे। ऐसा मतलब ऐसा मैंने सुना है, मुझे भी ऐसा कुछ पता नहीं है कि ऐसा मतलब ऐसा हुआ था, बट अभी मैं कुछ देख रही थी हाल फिलहाल में, उन्होंने स्टार्ट किया था। और उससे पहले कर्ण जो महाभारत में थे, उन्होंने किया था सूर्यपुत्र। हाँ, वो तो सूर्यपुत्र थे। हाँ, और सूर्यपुत्र होकर वो सूर्य की उपासना कर रहे थे। हाँ, और इसमें सूर्य की ही तो पूजा करते हैं। हाँ। एक ऐसा मुझे लगता है पर्व है कि जिसमें मतलब बाकी गॉड को हम सभी मानते हैं हिंदू धर्म से ऑब्वियसली, तो लेकिन ये साक्षात दिख रहे हैं आपको। हाँ, क्योंकि बिना सूर्योदय के तो कुछ नहीं है। और ये एक ऐसी पूजा है कि पहले अस्त होते हुए सूर्य को सांझ के घाट पे करते हैं ना, अर्घ देते हैं, और फिर उगते हुए सूरज को मॉर्निंग का। देखिए, उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम और प्रणाम करता है। हाँ, पर बिहार और अपना उत्तर पूर्व जो क्षेत्र है, वो मात्र एक ऐसा क्षेत्र है, वहाँ ऐसी मतलब पूजा विधि और व्यवस्था है जहाँ उगते और डूबते दोनों सूरज की अर्घ्य होती है। हाँ, ये मतलब बहुत सोचते हुए मतलब रोम खड़े हो जाते हैं कि उगते हुए सूरज को तो अर्घ्य सब लोग देते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, मगर डूबते हुए सूरज को प्रणाम करना, अर्घ्य देना, ये पूरे विश्व में अगर कहीं होता है तो हमारे भारत के बिहार में होता है। हाँ, ये है। और आप तो पूर्वी साइड से इतनी जुड़ी हुई हैं कि आपने मोस्टली आपने पूर्वी में गाने गाए हैं, आपका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जुड़ा रहा है पूर्वी से। तो हाँ, एक्चुअली क्या है, मैं हूँ रांची से। हाँ, और मेरी पूरी फैमिली रांची में है। हाँ, तो सुर संग्राम में आने के बाद मेरा सच बताऊं तो मेरी भोजपुरी से जो मेरा जुड़ाव हुआ है, जो मेरा संबंध हुआ है, वो मेरे सुर संग्राम में आने के बाद फिर से मतलब जीवित हो गई। हाँ, पुनर्जीवित हुई। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी बात हुई है सुर संग्राम से मेरे जीवन में, कि मैं फिर से मतलब अपने भोजपुरी परिवार की तरफ
जुड़ी हूँ। अच्छा, सुर संग्राम की बात की आपने, तो सुर संग्राम में तो आपने बहुत सारे इतने खूबसूरत खूबसूरत प्यारे गाने गाए हैं, और आप और भी बहुत सारे भाषाओं में गाने गा रही हैं, तो उन भाषाओं के बारे में बताइए, क्योंकि आप बहुत सारी भाषाओं में गाने गा चुकी हैं। मैंने तमिल, मलयालम, कन्नड़, नेपाली, बांग्ला, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, मारवाड़ी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इतने बहुत सारे लंबे है कि इसको याद रखना हाँ मुश्किल बहुत है। सारे भाषाओं में, मराठी, महाराष्ट्र में हूँ तो मराठी, गुजराती, मैंने सब गाए हैं। और मेरे मराठी हिट्स हैं और गुजराती भी मैं गाई हूँ, तो मैं बहुत सारे भाषाओं में गा रही हूँ। और मेरी इच्छा यही है कि मैं अपने राज्य का नाम विश्व स्तर में नाम रोशन करूँ। कर रही हैं आप। तो ये इतने सारे लैंग्वेज में गाने के लिए एज अ सिंगर कुछ डिफिकल्टी आती है, या फिर एज एन आर्टिस्ट वो आपकी लाइफ का ही पार्ट है, आपको पता है कि ये तो करना और आपको उसकी तैयारी पहले से ही थी? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग संस्कृत का उच्चारण करते हैं जी, जैसे मैं भागवत गीता पढ़ा करती थी अपनी स्कूल में, और भागवत गीता के मैंने क्लासेस किए, फिर कॉम्पिटिशन्स में गई, तो उससे जो मेरे मतलब उच्चारण मेरे जो शुद्ध हुए हैं, उस वजह से मैं जब कोई भी भाषाओं में गा रही हूँ, कई भाषाओं में गा रही हूँ, तो मुझे तकलीफ नहीं हो रही है। ओके। क्योंकि जिस इंसान ने संस्कृत पढ़ लिया वो दुनिया की किसी भी भाषा को एडॉप्ट कर सकता है, अपने अंदर ग्रहण कर सकता है। और हमारे साइड में संस्कृत तो पढ़ाते हैं, कंपलसरी है कि आपको पढ़ना ही। तो अगर आप किसी और लैंग्वेज में कुछ गुनगुना सके, जो भी आपको लगे, बांग्ला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कुछ भी थोड़ा सा। ये गुजराती सॉन्ग है और ये वहाँ का लोकगीत है। अच्छा। ओढ़नी ओढ़ूने उड़ी उड़ी जाए, ओढ़नी ओढ़ूने उड़ी उड़ी जाए, नाना रे रहबाई, नाना रे सहबाई, नाना रे रहबाई, नाना रे सहबाई, ना कोई ने रहबाई, हाय हाय। ओढ़नी ओढ़ूने उड़ी उड़ी जाए, ओढ़नी ओढ़ूने उड़ी उड़ी जाए, ओढ़नी ओढ़ूने उड़ी उड़ी जाए, ओढ़नी ओढ़ूने उड़ी उड़ी जाए। तो जैसे अभी आपने किसी ऐसे सॉन्ग के लिए जो आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया बट आपको उसके लिरिक्स पसंद नहीं है, या आपको लगा नहीं इसमें बहुत ज़्यादा फोड़पन है, या फिर ऐसा, या तो आपने उस चीज़ के लिए मना किया, या फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं, आई एम अ सिंगर एज एन आर्टिस्ट, ये तो एक आर्ट है? क्योंकि शादियों में हमारे साइड में गाली देते हैं, गाली चलती है, वो भी गाने के फॉर्म में गाते हैं मम्मी लोग पुराने ज़माने में। अब वो थोड़ा कम हो गया, थोड़ा क्या बहुत ही कम हो गया, तो गाली ये सब होते थे कहीं ना कहीं। तो एक तरह से वो है भी, कुछ चीज़ें फॉरवर्ड और कुछ चीज़ें नहीं भी हैं। तो आपने कभी इसी रीजन से मना किया किसी प्रोजेक्ट को, या फिर ऐसा था कि नहीं नहीं? देखिए, एक होता है कि आपकी पारंपरिक विधाएं, जो आपको पता है कि ये गारी है, तो ये गारी में वो आपसी संबंधों को प्रगाढ़ मजबूत बनाने के लिए ये गारी और ये मंडप वाले सॉन्ग, विवाह के गीत, ये सब मतलब आपसी संबंध को प्रगाढ़ मजबूत करने के लिए बनते थे। और ये मतलब इनको आप फुहड़ कह ही नहीं सकते हैं। पर अब जो गाने मतलब पिछले कुछ सालों में बने हैं जिसमें स्त्री के विशेष अंगों का मतलब ध्यान में रखते हुए उन शब्दों को प्रयोग किया गया है ना, तो मेरा मानना है कि आपकी एक है विधा जो आपके परंपराओं से जुड़ी हुई है, बहुत मर्यादित होती है वो। गाली हमारे यहाँ भी होता है जी, शादियों में। हाँ। जब शादी में जैसे लड़का द्वार छिकाई जब होता है ना, तब सास इधर जो लड़की की सास है, हाँ, और मौसी हैं, हाँ, चाचियां हैं, वो लोग अपने उस साइड वाले हाँ, ससुराल पक्ष को गाली दिया करती है ना, तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारी बहन वैसी है, बहुत मर्यादित होता है वो, मतलब जस्ट लाइक लगती है, वो एक मजाक है, हाँ, वो सिर्फ एक मजाक है। पर अभी जो गाने बन रहे होते थे
बनते थे, अभी मैं रिसेंट में बताऊं, बहुत सुधार हुआ है भोजपुरी में। अच्छा, बहुत सुधार हुआ है अभी, हम्म। पिछले 2 सालों से देख रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। क्योंकि और पहले भी अच्छे गाने बनते थे, नदिया के पार क्या गाने हाँ, थे पहले की बिल्कुल। मूवीज के। तो पहले से सुधार तो हुआ है। मेरा यही मानना है कि देखिए, जितने भी लिरिसिस्ट हैं, उनमें साहित्यिक विचार, जी, सोच और विचार की कमी है, एजुकेशन की कमी है। यहाँ देखिए, क्लास 5-4 पढ़े हुए लिरिसिस्ट भी आते हैं, और जो लिरिसिस्ट बन जा रहे हैं, हाँ, गीतकार बन जा रहे हैं। जी, आपको अगर गीत लिखना है तो आपको अपने वैचारिक सोच को, मतलब वैचारिक बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए आपको शिक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग के साथ आइए। विश्व स्तर में अगर ऐसी बातें सामने आई हैं कि भोजपुरी का थोड़ा नाम खराब हुआ है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग जीवित हैं, अभी हम जैसे बहुत सारे ऐसे सिंगर जीवित हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, अपने लोकगीत को लेकर, अपनी परंपराओं को लेकर गीत बना रहे हैं। और मैं मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो सिंगर्स अच्छा गा रहे हैं, अच्छे शब्दों का चुनाव कर रहे हैं, उन गानों को व्यूज दीजिए, क्योंकि उन गानों को व्यूज मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि विश्व स्तर पे लोगों ने भोजपुरी को एक अलग ही नाम दे दिया है, नेगेटिव। तो उस नाम से बचाने के लिए आप लोग अच्छे सिंगर्स को सुनिए और अच्छे सिंगर्स को व्यूज दीजिए। एक गाना एक और बाकी है वैसे, बता दो। हाँ प्लीज, अगर आप वो गा दे तो हमारे लिए बताइए। मेरा जो भी ट्रेंड पे चल रहा है, हाँ तो प्लीज वो गा दीजिए। हम ना जानी ले तू बाड़ा कवना लोक से आए, दिलवा में प्रीत जगवला, दिल चाहे तोहके पाए, तोहके नहीं खे पता तू का कैला, तू का कैला, हमरा जिए के जरिया तू बन गईला, हो बन गईला, हमरा जिए के जरिया तू बन गईला, हो बन गईला। जैसा कि सर जो आपके हस्बैंड हैं वो भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हाँ। म्यूजिक की फील्ड से, तो एज अ पार्टनर, जब आपका पार्टनर आपकी ही फील्ड से हो तो वो कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है काम को? क्योंकि सर आप लोग डिस्कस करते होंगे तो आपका जो डिस्कशन भी होता होगा वो बहुत ही आर्टिस्टिक होता होगा। हाँ हाँ, तो वो उस बारे में थोड़ा सा बताइए। सच बताऊं तो, या कभी ऐसा नोक-झोंक भी होती है कि नहीं नहीं ये सही है, तो आपको लगता है नहीं नहीं ये सही है, ऐसा? एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड हैं सोनू जी, जी, वो बोकारो स्टील सिटी से हैं। ओके, और एक अच्छे इंसान है, प्रकृति के गोद में पले हुए हैं। झारखंड तो प्रकृति की गोद में ही है, तो और मैं भी प्रकृति की गोद में ही पल के आई हूँ। मुंबई तक का सफर हमने ऐसे ही तय किया है। और चूंकि हम दोनों मित्र रहे हैं एक समय, और मित्र से हम लोग जीवन साथी बनने का सफर तय किए। और बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड, बहुत सपोर्टिव हैं। और हमारे बीच में जो म्यूजिक को लेकर जो डिस्कशन होते हैं, बहुत फेयर फाइटिंग होती है। मतलब सुर को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं, नहीं यहाँ ऐसे लेना है, यहाँ ऐसे लेना है, यहाँ मीड लेना है, यहाँ मुर्की लेना है, यहाँ एक आलाप लेना है, नहीं यहाँ 2 बार लेना है, ये लाइंस 2 बार होंगी। तो हमारे फाइटिंग्स जो है वो बहुत फेयर फाइटिंग है, म्यूजिक को लेकर है। बहुत सपोर्टिव है, मुझसे कहीं ज्यादा म्यूजिक का उनको ज्यादा अच्छा नॉलेज है। और मैं इस बात का बहुत सम्मान करती हूँ, इस बात का बहुत गर्व करती हूँ कि जीवन में ऐसा लाइफ पार्टनर सबको नहीं मिलता है, जैसा कि आप अपने आप को फील्ड को सपोर्ट करें, आपको फ्रीडम दे काम करने की। आप जिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चुने हैं अपने जॉब के लिए, उसको सपोर्ट करता हो, राइट है ना। सब लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, पर मेरे हस्बैंड मेरे म्यूजिक के साथ जीते हैं। मैम, जो आपने एक मोमेंट बताया अपने बचपन का, जो कि आपके लिए बहुत ही प्रीशियस मोमेंट है, आई थिंक हर किसी के लिए होता है, जो आपके फादर के साथ बॉन्ड होता है, तो जो उनके साथ आप गाना गाते थे, एक प्यार का नगमा है, तो अगर आप वो थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल।
तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। मैम जैसे कि अभी बहुत सारे ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहे हैं, उसमें सास बहू के गाने बहुत आजकल देखने को मिल रहे हैं, एंड आप भी बहुत सारे अपने ट्रेंडिंग आपके सॉन्ग है ट्रेंडिंग सॉन्ग, तो उस टॉपिक पे अगर आपके पास अगर कोई सॉन्ग है तो प्लीज़ आप वो हमें सुना दीजिए। एक गाना अभी बिल्कुल ट्रेंड किया हुआ है जी। और वो गाना कुछ इस तरह से है। इस फिल्म की जो हीरोइन है वो है संचिता बनर्जी जी और हीरो है आदित्य ओझा, म्यूजिक डायरेक्टर है ओम झा जी और लिरिक्स राइटर हैं अरविंद तिवारी जी। और गाना कुछ इस तरह है। सास बिना बहू की जोड़ी अधूरी है, जब तक ना नोक झोंक होती कहाँ पूरी है, हम है चटनी तो आप है फुलौरी सासू जी, आई एम सॉरी सासू जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम सॉरी सासू जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। हाँ 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 हाँ। मैम जो हमारा इंटरव्यू होता है, जो हम ये पॉडकास्ट करते हैं, तो इसके अंतिम पड़ाव पे ना हम एक रैपिड फायर करते हैं। हाँ। उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिसका आपको आंसर करना होगा या तो वन सेंटेंस में, हाँ नहीं में, या फिर आप स्किप भी कर सकती हैं अगर आपको लगे कि नहीं मुझे इसका आंसर नहीं करना। नो कमेंट। हाँ, लेकिन मैंने वैसा कुछ रखा नहीं है क्योंकि हमें आपके कमेंट्स चाहिए ही चाहिए, वो बहुत बहुमूल्य है हमारे लिए। चलिए तो स्टार्ट करें। फेवरेट सिंगर? सुनिधि चौहान, आशा जी, लता जी, ऋचा शर्मा, कल्पना मैम, मालिनी अवस्थी, शारदा सिन्हा मैम। और मुंबई झारखंड क्या? मुंबई झारखंड जन्म स्थान है तो झारखंड बहुत प्रिय है और कर्म स्थान है तो मुंबई मुझे बहुत पसंद है। फेवरेट फूड? पालक की साग और चावल। लाइफ का कोई बेस्ट मोमेंट जो आपको लगा हो कि ये जब हुआ तो वो मुझे अभी तक याद है, और बहुत ही जैसे किसी ने बहुत जैसे इस्माइल दरबार जी, रेखा, रानी मुखर्जी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ आपके बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट रहे हैं, तो उनमें से कोई एक ऐसा मोमेंट या फिर फैमिली के साथ जो आपको लगा कि वो मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे हमेशा याद है? जब मेरे हस्बैंड मेरे लाइफ में आए, ये बहुत अच्छा टाइम है मेरे लिए। फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग, अब एक माँ से अगर पूछा जाए कि आपके बच्चे सबसे प्यारा बच्चा कौन है, तो ये कहना मुश्किल है। हाँ। लेकिन कोई ऐसा सॉन्ग जो आप जब भी खाली रहते हो तो आप गुनगुनाते हो, या वो ऑटोमेटिक आपकी जुबान पे चढ़ जाता है या चढ़ा हुआ है? अच्छा, ये बागबान फिल्म का टाइटल सॉन्ग। हाँ, तो अगर आप एक लाइन अगर गुनगुना सके तो। धरती तरसे अंबर बरसे, रुत आए रुत जाए, है हर मौसम की खुशबू चुन के
बागबान बाग सजाए, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान। बागबान। और एक छठ पूजा का कोई और एक गीत, अगर उसका एक लाइन जाते जाते हम सभी के लिए सुना सके तो। अच्छा। कांच ही बांस के बहांगिया, बहांगी लचकत जाए, बहांगी लचकत जाए, केलवा जे फरेला घबद से, ओह पर सुगा मेरा डाय, ओह पर सुगा मेरा डाय, मारा बावरे सुगावा धनुक से, सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए, सुगानी जे रोवेला वियोगा में, आदित होई ना सहाय, सूरज बाबा होई ना सहाय। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका धन्यवाद कि आप मुझे इस चैनल के लिए, अपने चैनल के लिए मुझे इनवाइट किए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ। जो मैंने यहाँ पे आपने शेयर किया जो चीज़ें, उसको मैंने फील किया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, और इतने हैक्टिक स्केड्यूल से आप हमें समय दे पाई, और इतने प्यारे प्यारे और अच्छे गाने सुनाए हमें, और इतनी सारी अच्छी बातें बताई, हमें मोटिवेट किया, हमारी ऑडियंस को, सबको। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों से ही मैं जो आज सीखी हूँ, सीख रही हूँ, जीवन पर्यंत सीखती रहूँगी, वो आप लोगों की वजह से सीख रही हूँ। आप सभी का धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रेरणा, सबसे पहले आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा पॉडकास्ट कर रही हैं। आपको आने वाले सभी पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत तहे दिल से बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही बहुत अच्छा करें। अच्छा तो कर ही रही हैं, और अच्छा करें। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे प्रोग्राम के लिए, चैनल के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए, हम सब के ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहें, 2 शब्द तो प्लीज। मेरे जितने भी श्रोतागण हैं और दर्शकगण हैं, सभी को अभिनंदन और साधुवाद दूंगी। और मेरे तरफ से जो आज का संदेश है वो है, पेड़ लगाइए और शिक्षा को महत्व दीजिए। एक रोटी कम खाएंगे चलेगा, पर बिना शिक्षा के जीवन नहीं चलेगा। ये आपके बौद्धिक विचार को, सोच और विचार को ये बहुत ऊपर लेकर आता है, आपको जीने के लायक बनाता है। और इन्हीं शब्दों के साथ शत शत नमन करना चाहूँगी मेरे माता पिता और मेरे स्वर्गीय लवली दी, मेरी गुरु समान मेरी राजू दी, मेरी ललिता दी, जो मुझे इस फील्ड में लाने के लिए, मेरी सबसे बड़ी सिस्टर, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो बिल्कुल चाहती थी कि मैं इस फील्ड में आऊँ और मैं एक प्लेबैक सिंगर बनूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, 2 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। पर आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे पूरे इंटायर फैमिली, मेरे स्कूल, मेरे फैमिली, मेरे कॉलेज,
और मेरे जितने गुरुजन। लोग, हाँ गुरुजन, मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं जी। उनकी वजह से सबका दिल से धन्यवाद। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही, पूरी ब्रह्मांड ही परिवार है। मैं इस पे बिलीव करती हूँ और ये मेरा सनातन धर्म मुझे सिखाता है। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।